तो इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 3 में पढ़ चुके हैं यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDS और E। तो YDSE पढ़ चुके हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद हमारा वीडियो नंबर 4 है, ये वीडियो नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि पार्ट नंबर 4 वीडियो का। और पार्ट नंबर 4 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई को नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब उसका ज्यामिति एक्सप्लेनेशन करेंगे। ज्यामिति एक्सप्लेनेशन में हम मान लेंगे कि हमारे पास एक यहाँ पर पर्दा रखा गया था। कौन सा पर्दा रखा गया था? एक पर्दा यल रखा गया था। इस पर्दे यल में एक छोटा सा छिद्र हमने लिया था, जिस छिद्र को हम कितना लेते हैं? यस लेते हैं। इस यस से कुछ दूरी पर एक और पर्दा हमने रखा था, जिस पर्दे का नाम हम कितना रखे हैं? यम रखे हैं। यम में दो छिद्र थे और दोनों जो है यस के सीध में न होकर ऊपर और नीचे थे। तो एक यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारा S1 हो गया और ये वाला हमारा S2 हो गया। S1 और S2 से कुछ दूरी पर एक और पर्दा लिया गया था, जिस पर्दे को हम ले लेते हैं, कितना है ये पर्दा? इस पर्दे का नाम N है, ठीक है। तो यस से जो तरंगे चल रही थी वो S1 और S2 पर पहुंच रही थी। यस से जो तरंगे चल रही थी ये समान कला में पहुंच रही थी। S1 और S2 पर जब ये तरंगे चल रही थी तो S1 और S2 से तरंगे निकलकर इस पर्दे N पर पहुंचकर जो दीप्त और अदीप्त पट्टियां बना रही थी। ये पट्टियां एकांतर क्रम में मिल रही थी, समान चौड़ाई की मिल रही थी, ठीक है। तो S1 और S2 दो स्लीट हैं। इन दोनों स्लीटों के बीच की दूरी को हमने मान लिया है कि स्मॉल d है। यहां से यहां तक जो स्लीट और पर्दा है, इस पर्दे की दूरी को कैपिटल D ले लिए। कैपिटल D का जो मान है वह स्मॉल d से बहुत ज्यादा बड़ा है। कैपिटल D इज ग्रेटर देन किससे? स्मॉल d से, बहुत ज्यादा बड़ा है। S1 और S2 से तरंगे निकलेंगे और हम मान लेते हैं कि ये पर्दा यम पर बिंदु P पर पहुंच रही है, ये ऊपर, ठीक है। एक तरंग यहां से निकली है और दूसरी तरंग S2 से निकल रही है और ये भी कहां पर पहुंच रही है? बिंदु P पर। हमने मान रखा है कि ये कहां पर पहुंच रही है? बिंदु P पर। और बिंदु P पर हमें कोई भी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, या तो दीप्त फ्रिंज ले सकते हैं या तो अदीप्त फ्रिंज को मान सकते हैं, ठीक है। यहां से इस वाले पॉइंट की इसकी केंद्रीय फ्रिंज हम मान लेते हैं कि ये जो है बिंदु O है और ये बिंदु C है, ठीक है। इससे इसको डॉट लाइन से मिला दे देंगे, केंद्रीय फ्रिंज से इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसको हमने मिला रखा है यहाँ पर, ये, ठीक है। S1 और S2 हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां से जो तरंगे बिंदु P पर पहुंच रही हैं, तो बिंदु P पर जब ये तरंगे पहुंच रही हैं तो S1P डिस्टेंस तय कर रही है और S2 से जो तरंगे निकल रही है बिंदु P पर वह S2P दूरी तय कर रही है। हम इसको कंडीशन को जो यहाँ पर हमने लिया है, इसको नीचे भी हम बना सकते हैं और ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। तो हमने केवल एक कंडीशन ले लिया है, ऊपर वाला कंडीशन। तो ऊपर वाले कंडीशन में हम बना लिए हैं, हम मान लेते हैं कि जो S1P से जो तरंगे चल रही हैं और S2P से जो तरंगे चल रही हैं, तो S2P से चलने वाली तरंगे S1P की तुलना में कम दूरी तय कर रही है कि ज्यादा दूरी तय कर रही है। ये S2P और S1P दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो S2P जो तरंगे हैं ये S1P की तुलना में अधिक डिस्टेंस तय कर रही है। जब ये अधिक डिस्टेंस तय कर रही है तो हम क्या करेंगे? S1 से एक इस पर लंब खींच लेंगे और जब लंब खींच देंगे तो इसको मान लेंगे ये बिंदु A है। जब ये बिंदु A है तो अब देखेंगे कि S1P और AP ये लगभग दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब कि अधिक डिस्टेंस कौन सा निकल रहा है? S2A। S2A का मतलब कि इन दोनों तरंगों को बिंदु P पर मिलने में पाथ डिफरेंस का मतलब पथांतर है, ठीक है। तो पथांतर का मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं? S2A में से S1P को घटा देंगे तो हमें जो है, अरे S2P में से S1P को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? S2A, ठीक है। तो पथांतर हम लिख सकते हैं यहाँ पर माना, ठीक है। पहले तो हम मान लेंगे यस एक रेखा छिद्र है, ठीक है, जो पर्दा
यल में है, पर्दा यल से कुछ दूरी पर एक पर्दा यम है जिसमें दो छिद्र S1 व S2 है। ठीक है, S1 और S2 के बीच की दूरी S1 व S2 के बीच की दूरी स्मॉल d तथा स्मॉल d है, लिख लेंगे। अब पर्दा यम से कुछ दूरी पर एक पर्दा यम रखा गया है, पर्दा यम से कैपिटल D दूरी पर पर्दा यन है। ठीक है, जिस पर फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चूंकि कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d से। ठीक है, कैपिटल D इज ग्रेटर देन किससे? स्मॉल d से। मतलब कि कैपिटल D का जो मान है वो स्मॉल d से काफी बड़ा है। ठीक, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें जरूरत है इधर एक्सप्लेनेशन करने की, तो आप इसको जो है कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। मैं इस वाले पॉइंट को मिटा देगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उधर मिल जाएगा, वीडियो को रोक कर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने मान रखा है कि जो S1 और S2 है, S1 और S2 के बीच की दूरी हमारी कितनी है? S1 S2 स्मॉल d है, और जो पर्दा यम और n के बीच की दूरी है वो कैपिटल D है। कैपिटल D इज ग्रेटर देन किससे है? स्मॉल d से। S1P पर तरंगे पहुंच रही है, S2P से चल रही है। ये S2P वाली जो तरंग है S1P से ज्यादा डिस्टेंस तय कर रही है, इसलिए पाथ डिफरेंस इसका निकाल लेंगे, पथांतर निकालेंगे। तो हम S2P में से S1P को घटा देंगे, और जब S2P में से S1P को घटा देंगे तो मान हमारा कितना मिल जाएगा? S2 है। इस S2A को हम बोलेंगे पथांतर, मतलब कि हमारा पाथ डिफरेंस कितना है? S2A है। तो इस S2A को हम ज्ञात करेंगे। अब देखो, ये एंगल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोण थीटा है। जब ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण जो है ये भी थीटा होगा। ये थीटा कैसे हो गया? ये ध्यान देंगे कि ये वाला जब एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल भी हमारा थीटा है। क्यों थीटा है? ध्यान से देखेंगे, S1 और S2 बहुत जो है करीब है एक दूसरे के, S1 और S2 बहुत करीब है, और जो पर्दा यहाँ पर रखा गया इस पर्दे के बीच की दूरी काफी बड़ी है। जब यहाँ से तरंगे चलेंगी तो ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। ज्यामिति व्याख्या किया गया है, जब ये तरंगे समांतर होती हैं तो इनके बीच का कोण जो है आपस में इक्वल होगा। ठीक है, कितनी तरंगे? 1 2 3, तो 1 2 और बीच वाली 3 है। ठीक है, ये डॉट मैं कर लेता हूं ये। ठीक है, तो जब कैपिटल D का मान बहुत ज्यादा हो जाता है स्मॉल d से, तो ये तरंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जब ये समांतर होती हैं तो इनके बीच के एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब इनके बीच के कोण बराबर होंगे तो ये कोण कितना हो गया हमारा? थीटा। तो नीचे वाला भी कोण हमारा थीटा होगा। ठीक है, ऊपर वाला भी एंगल हमारा कितना होगा? थीटा होगा। ठीक, अब देखो, जब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, सारे एंगल थीटा हो गए, तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो है 90 अंश का कोण बना हुआ है इसमें। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है कि ये थीटा है कि नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूं। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा देख रहे हैं, तो ये पूरा 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें से ये वाला एंगल थीटा का बना है आधा, तो हाई वाला जो एंगल बनेगा इधर वो कितने का बनेगा? 90 माइनस थीटा का बनेगा। ये 90 माइनस थीटा का हो गया अंदर, ये हमारा थीटा हो गया, ये 90 का है, तो ये एंगल कितने का बनेगा? एक त्रिभुज के अंदर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। दो कोणों का मान हमें पता है, 90 बटा ये 90 का है और ये 90 माइनस थीटा का है। इसका मान हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि इसके जगह पर ज्ञात करना है हमको, x ज्ञात करना है।
तो 180 बराबर 180 माइनस थीटा प्लस एक्स कैंसिल हो गया, थीटा को पक्षांतर कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू किसके हो गया, थीटा के। मतलब ये वाला भी एंगल कितने का होगा, थीटा का होगा। ठीक है, तो इसको आप कहीं ना कहीं जो है स्क्रीनशॉट लेकर जो है नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये सारी चीजें मैं मिटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन करना है और जगह मेरे पास नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से फिगर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक। चलिए, ये तो हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है S1 S2 A, त्रिभुज S1 S2 A और दूसरा त्रिभुज CPO में, त्रिभुज CPO एक दूसरे के कैसे हैं, ये समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भुजाओं के अनुपात का मतलब कि हमें जो है क्या लेना है, देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये लंब हो गई और ये वाली क्या हो गई, आधार हो गई। तो हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में S1 S2 बटा में ये कितना है हमारा S2A है। ठीक है, S2A है तो S1 S2 बटा में S2A। तो ये बताओ कि हम क्या लिए हैं, ये कर्ण लिए हुए और फिर क्या लिए हुए, लंब। तो दूसरे वाले में भी हम वही लेंगे, कर्ण लेंगे और लंब लेंगे। अगर मान लीजिए कि हम पहले जो है लंब ले लिए, लंब हमारा कितना है S2A बटा में S1 S2, तो दूसरे वाले का भी हम लंब लेंगे पहले, तो लंब हमारा कितना दिख रहा है OP। ठीक है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कौन सी दिख रही है, CP। ठीक है, CP देखिए ध्यान से, CP ये वाली कर्ण हो गई, ये लंब हो गई और ये जिसके साथ कोण लगा वो आधार हो गया। अब देखो CP जो है यहां से यहां तक ये और CO ये लगभग आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो है केंद्रीय फ्रिंज से जो ये वाली फ्रिंजें बनी है काफी डिस्टेंस पर नहीं होती है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो CP लगभग बराबर किसके होगी, CO के। ठीक है, तो S2A बटा में S1 S2 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, OP बटा में CO। ठीक है, अब देखो S2A का मान हमको ज्ञात करना है तो हम उसी तरह से छोड़ देंगे S2A। S1 S2 का जो मान दिया हुआ है ये स्लिटों के बीच का डिस्टेंस है तो स्मॉल d हो गया। OP यहां से हमें नहीं पता, हम मान लेंगे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है तो इसको हम x लिख लेंगे। और C से O के बीच की दूरी कैपिटल D रखा है तो इसको हम कैपिटल D रख लेंगे। तो S2A बराबर लिख सकते हैं x स्मॉल d बटे में कैपिटल D। ये हमारा तरंगों का क्या मिल गया, पथांतर मिल गया। अब जब तरंगों का पथांतर मिल गया तो इस बिंदु P पर दीप्त पट्टी बन रही है तो उसका पथांतर निकाल लेंगे। अदीप्त पट्टी बन रही है तो उसके लिए पथांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दीप्त बनेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम कंडीशन लिख सकते हैं यहां से किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। और दीप्त फ्रिंज के लिए हम पथांतर बताए हैं कि जो पथांतर होता है वो 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इस तरह से मान हमको मिल रहे थे। तो 0 लेमडा 2 लेमडा, देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। तो पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर बराबर यम लेमडा। यम का मान 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, यम का मान 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यम का मान 2 रखेंगे तो 2 लेमडा मिलेगा, 3 रखेंगे 3 लेमडा मिलेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पथांतर हमारा कितना मिला है, S2A बराबर यम इंटू लेमडा। S2A का मान हमने निकाल चुका है। ठीक है, कैपिटल D बराबर यम लेमडा। अगर हमें केंद्रीय फ्रिंज से इस दीप्त फ्रिंज की स्थिति को ज्ञात करना है कि केंद्रीय फ्रिंज से इसकी स्थिति कितनी है, दूरी कितनी है, तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर यम लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। ठीक है, x बराबर यम लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d से केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज के डिस्टेंस को ज्ञात किया जा सकता है। अगर पूछेगा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी बताइए तो m का मान 2 रख देंगे। पूछेगा केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी बताइए तो m का मान 3 रख देंगे। केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी बताइए तो m का मान कितना रख लेंगे, 4 रख लेंगे। इसको कहीं एक जगह स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। मैं उस वाली साइड को मिटा रहा हूं और आदित्य के बारे में बता रहे हैं हम।
ठीक है, तो हम अदीप्त पर आएंगे। दीप्त के लिए हमने स्थिति बता दी है। अब अदीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति हम कैसे याद करेंगे? तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए मैंने पथांतर बताए हुए हैं। पथांतर कितना बताए हुए हैं? λ/2, 3λ/2, 5λ/2, इस तरह से मान मैंने बताए हुए हैं। तो लेमडा, 3λ, 5λ/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पथांतर इसको 2m - 1 λ/2। ठीक है, अगर हम m का मान 1 रखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 का गुणा करेंगे तो λ/2 आएगा। m का मान हम 2 रखेंगे तो उस स्थिति में कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3λ/2। इस तरह से ये मान, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा पथांतर हो गया। ठीक है, किसके लिए? आदित्य के लिए। और पथांतर हम कितना निकाले हैं? S2a। S2a बराबर 2m - 1 इंटू λ बाई कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब S2a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। वहां से कितना मान आया? x स्मॉल d बटे में कैपिटल D बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं? m - 1/2 इंटू लेमडा। हमें x का मान निकालना है, केंद्रीय फ्रिंज से इसकी दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे m - 1/2 लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। ठीक है, ये किसके लिए है? आदीप्त फ्रिंज के लिए। आदीप्त फ्रिंज का मतलब कि केंद्रीय फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है, तो m का मान 1 रखेंगे। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है तो m का मान 2 रखेंगे। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी निकालनी है तो m का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, और आसानी से इसको क्या कर लेंगे? हम ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने दीप्त के लिए भी बता दिया, आदीप्त के लिए बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो फ्रिंजें बन रही होंगी एकांतर क्रम में, उस फ्रिंज की चौड़ाई को कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उधर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी। हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं। इधर भी मैं मिटा देता हूं इसको। फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, कोई भी फ्रिंज हो, चाहे वो दीप्त के लिए हो चाहे आदीप्त के लिए हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई को कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देता हूँ। फ्रिंज की चौड़ाई क्या, पहले इसको लिख लेते हैं कि दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त पट्टियों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। फिर से, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हम फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई को W से प्रदर्शित करते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई को W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब इसको किससे डिनोट करेंगे? W से। तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी, या किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, जैसे मैंने ये कोई जो है एक पट्टी बना ली यहाँ पर, इसमें एकांतर क्रम में ये पट्टियां मिल रही हैं। अभी बना देते हैं। यहां से जो है मान लेते हैं कि जो मैंने ये ड्रॉ कर रहे हैं हम जो लाइन,
ये एक अंतर क्रम में हम कर देते हैं इस तरह से, ये ठीक है। और जो मैंने डार्क किया हुआ है ये, इसको मान लेते हैं कि ये हमारे डार्क हैं, डार्क डार्क डार्क, ये D1, ये D2, ये D3, ये D4 है, ठीक है। और जो मैंने छोड़ा हुआ है उसका हम मान लेते हैं कि ये ब्राइट फ्रिंजें हैं, ये B1, ये B2 और ये कितनी हो गई B3, ठीक है। अगर हमें फ्रिंज की चौड़ाई मान लो कि हमें ये वाली निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये वाली फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि D4 में से D3 को घटा देंगे तो इस फ्रिंज की चौड़ाई हमें मिल जाएगी। और हमें मान लो कि इस वाले पॉइंट की चौड़ाई निकालनी है तो हम D3 में से D2 को घटा देंगे तो ये मान मिल जाएगा। मतलब कि जब भी हम घटाएंगे तो अधिक वाले में से कम को घटाएंगे, ठीक है। अधिक वाले में से किसको घटा रहे हैं, कम वाले को घटा रहे हैं, ठीक। तो इसकी चौड़ाई हमें निकालनी है तो हम 3 वाले में से D2 को घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। अगर हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि B1 हमारा ये है, ये वाला ये है, तो हम इसकी चौड़ाई में से नाप लेंगे और इसकी चौड़ाई में से ये चौड़ाई निकाल देंगे तो हमें ये वाला मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रिंजों की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। फ्रिंजों की दूरी मैंने माप लिया है, फ्रिंज की चौड़ाई को ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे कि माना केंद्रीय फ्रिंज से इस वाले पॉइंट से पहली कौन सी फ्रिंज बनी है, XM बनी है, दूसरी कौन सी फ्रिंज बनी है, XM+1 बनी है, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं दीप्त के लिए, किसी के लिए हम निकाल सकते हैं तो दीप्त फ्रिंज के लिए, तो दीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो मान लेंगे माना केंद्रीय फ्रिंज से यमवी, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति XM तथा XM+1V दीप्त फ्रिंज की स्थिति XM+1V है, XM+1 है। अतः XM बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यम लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। और वही जो है XM+1 जब लिखेंगे तो M+1 यहां पर लिखेंगे लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। अब हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तो XM+1 में से XM को घटा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर XM+1 माइनस XM। तो W बराबर XM+1 का मान कितना लिखा है, M+1 लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d माइनस M लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को मैं मिटा देता हूं, यहां पर नोट कर लिए होंगे हम। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, M लेमडा कैपिटल D प्लस लेमडा कैपिटल D पूरे के बटे में स्मॉल d माइनस M लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। किसके बराबर काम कर रहे हैं, W के बराबर। तो W बराबर देखो ये यहां पर इसके भी बटा में आएगा, इसके भी बटा में आएगा, तो M लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d प्लस लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d माइनस M लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। ये माइनस और ये वाला प्लस, ये मान कट जाएंगे, ठीक है। तो W बराबर लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। इस सूत्र की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं कि फ्रिंज हमारी कितनी चौड़ी बनी हुई है, ठीक है। चाहे वह दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, दोनों के लिए सूत्र को लगा सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पर ये नहीं कहा है कि वह दीप्त है कि अदीप्त पट्टी है, बस हमें तरंगदैर्घ्य स्लिट के बीच की दूरी और पर्दे के बीच की दूरी से मतलब है, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम फ्रिंजों की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो दीप्त फ्रिंज हो चाहे वो
अदीप्त फ्रिंजों। इसके बाद हमें फ्रिंजों की कोणीय स्थिति कभी कभी पूछ देता है कि इसकी फ्रिंज की कोणीय स्थिति बताइए कितनी होगी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कि फ्रिंज की कोणीय स्थिति कैसी होती है। तो इसको आप नोट कर लेंगे एक जगह कहीं ना कहीं, और फ्रिंजों के कोणीय स्थिति को भी हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। आप इसको कहीं से न कहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक तरफ हो जा रहा हूं। चलिए ठीक है, तो अब फ्रिंजों की हम कोणीय स्थिति को देखते हैं कि फ्रिंज की कोणीय स्थिति अगर हमें पूछ देता है कि कोणीय स्थिति इसकी कितनी है, तो कोणीय स्थिति हम कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। नहीं समझ में आएगा वीडियो को रोक कर पॉज कर देख लीजिएगा। चलिए, हमें जो है S1 और S2 दो स्लीट हैं, S1 और S2, और ये पर्दा है, ठीक है। इस पर्दे पर दोनों स्लीट है, तो एक फ्रिंज यहाँ पर बनी हुई है जिसको हमने बिंदु P रखा हुआ है, और इसकी यहाँ से जो कंडीशन है, जो बीच से कंडीशन है, हमने इसको माना है कि वो है ये C वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये एंगल हमने क्या लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है। तो हमारे पास एक जो है पट्टी प्राप्त हो गई है जिस पर P और P पर हमने मान रखा है कि दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई है। अब मान लो कि हमें फ्रिंज की कोणीय स्थिति बतानी है, ठीक है, और कोई तरंगे जो है इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर तो मिल ही रही है थीटा एंगल पर, और कुछ ऐसी भी होंगी जो इसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर भी मिल रही होंगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर मिल रही होंगी तो अब ये एंगल हम कितना मानेंगे, पूरा पूरा थीटा m+1, पहले से बढ़ गया। ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। ये एंगल हमारा कितना है, थीटा m+1 है, ठीक है। मतलब केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P की जो स्थिति है वो थीटा m है, और केंद्रीय फ्रिंज से जो इस वाले बिंदु की स्थिति है इसको हमने माना है थीटा m+1 माना है। अब इसकी हमको कोणीय स्थिति निकालनी है, तो देखो यहां से ये और यहां से ये, तो इनके बीच का जो ये वाला एंगल दिख रहा है इसी को बोलते हैं कोणीय स्थिति इसकी, कि इस फ्रिंज से इस फ्रिंज की जो कोणीय स्थिति है इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो हम थीटा m+1 में से थीटा m को घटा देंगे, थीटा m+1 में से थीटा m को घटा देंगे, तो हमें जो है इस फ्रिंज की कौन सी स्थिति मिल जाएगी, कोणीय स्थिति मिल जाएगी, ठीक है। तो इस कोणीय स्थिति को हम लोग ज्ञात करेंगे, तो मान लेंगे कि माना केंद्रीय फ्रिंज से एमोमी दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति थीटा m है, और केंद्रीय फ्रिंज से m+1वीं दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति थीटा m+1वीं स्थिति है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग हल करेंगे। देखिए, मान लेंगे कि माना, यहां पर ही लिख सकते हैं, माना केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है, यमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति कोई भी ले सकते हैं, दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति थीटा m है, और जब थीटा m है तो इसको हमने थीटा m मान रखा है, तो थीटा m का मतलब कि ये एक त्रिभुज हो गया, लंब बटे में कितना हो गया, आधार हो गया। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, यक्ष्यम, आधार हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल डी। यक्ष्यम दीप्त के लिए निकाल रहे हैं, तो थीटा m बराबर हम निकाले m लेमडा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी, और पूरे के बटे में कितना हो, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो थीटा m बराबर कितना हो गया, m लेमडा बटे में स्मॉल डी। क्योंकि हम जब कोण निकाल रहे हैं तो कोण बराबर जो है ये लंब और ये कितना हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो m लेमडा बटे में स्मॉल डी, ये किसके लिए है, यमवी के लिए। अब इसके बाद हम m+1v के लिए निकालेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं दूसरी कि m+1v दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति, ठीक है। इसकी जब कोणीय स्थिति है तो थीटा m+1 निकालेंगे, और थीटा m+1 बराबर होता है कितना, वही लिखेंगे xm+1, ठीक है, बटा में कितना, आधार हमारा वही रहेगा कैपिटल डी, आधार बदलेगा नहीं। तो हम लोग थीटा
यम प्लस वन बराबर यम प्लस वन लेमडा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी, और पूरे के बटे में कितना है, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, थीटा यम प्लस वन बराबर यम प्लस वन लेमडा बटे में स्मॉल डी है। अब हम कोणीय स्थिति निकालेंगे तो अधिक वाले में से कम वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। हम बताए थे कंडीशन हम कि हमारे पास जो है एक फ्रिंज जो है यहाँ पर बन रही है, ये हमारा पर्दा है, ये थीटा एम है, और दूसरा हमारा जो है ये वाला एंगल बना है थीटा एम प्लस वन बना है, ये थीटा एम है, और यहाँ से यहाँ की स्थिति थीटा एम प्लस वन है। तो इस वाले की कंडीशन को निकालने के लिए अधिक वाले में से कम को घटा देंगे तो ये फ्रिंज की कोणीय स्थिति मिल जाएगी कि इनके बीच कितना एंगल ये वाला बना हुआ है। ठीक है, तो अतः फ्रिंज की कोणीय स्थिति, ठीक है, थीटा, इसको थीटा से डिनोट कर लेते हैं, तो थीटा बराबर थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम। थीटा एम प्लस वन का मान लिखा हुआ है एम प्लस वन लेमडा बटे में स्मॉल डी माइनस उधर लिखे हुए हैं एम लेमडा बटे में स्मॉल डी, गुणा कर देंगे तो एम लेमडा, ठीक है, बटे में स्मॉल डी, इसके भी बटा में आएगा तो बीच में प्लस है लेमडा माइनस एम लेमडा बटे में स्मॉल डी, ये प्लस माइनस और ये वाला प्लस कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, लेमडा बटे में स्मॉल डी। ये फ्रिंज की कौन सी स्थिति है, कोणीय स्थिति है। तो इस सूत्र की सहायता से फ्रिंज की कोणीय स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे कंडीशन बता चुके हैं, जो जो इसमें पूछेगा वो सारे जो है सूत्र मैं इसमें बता दिया हूँ, डेरिवेशन करा दिया हूँ। इसको वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। एक चीज और हम इसमें बता देते हैं आपको, इसको आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटाता हूँ, वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अभी हमने फार्मूला लिखा है कि W बराबर लेमडा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी थीटा बराबर हम लिखे हुए हैं लेमडा बटे में स्मॉल डी लिखे हुए हैं। तो यहाँ से इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इस वाले को हम एक तरह से हल कर सकते हैं कि W बटा में कैपिटल डी बराबर लेमडा बटे में स्मॉल डी, एक समीकरण हम यहाँ बना सकते हैं, और दूसरा थीटा बराबर लेमडा बटे में स्मॉल डी, समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। एक और 2 से हम क्या लिख, थीटा बराबर W बटे में हम कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम इसको भी लिख सकते हैं, या हम थीटा अरे लेमडा बटे में स्मॉल डी के जगह थीटा इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर W बटे में कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मुझे ये आशा है, और आप जो है चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के मैं कंटेंट देता रहूँगा, और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट को मैं दूंगा, और बहुत सारे जो डेरिवेशन है मैं उसको आसान लैंग्वेज में, सरल भाषा में अपने YouTube चैनल पर बताता रहूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए।